नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस हमारी चल रही थी। 5 क्लासेस में हमने काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। जैसा कि पहले भी आपसे चर्चा हुई थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तो जब कभी एसएससी के कंडक्ट किए हुए एग्जाम्स में हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना प्रबल रहती है दोस्तों। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप सबके लिए कि इस टॉपिक के ऊपर आप अच्छी तरीके से कमांड हासिल करें। तो आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और रूल्स, कुछ और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन आप सब के लिए। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है हमारे देश में। पहली कॉमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी का प्लानिंग हो चुकी है। उसका उद्घाटन हालांकि अभी होना बाकी है, लेकिन इसको सेटअप किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि आपको ये बताना है कि ये पहली भारतीय कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थापित की जा रही है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेट्स इज गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया। और दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ये 4 ऑप्शन: ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिहाज से। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दोस्तों, सही होता है, गलत होता है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आपका अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप एक बार कोशिश तो कीजिए कि एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन सही आता है आपका या नहीं आता है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है? तो और जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन के बारे में बैकग्राउंड डिटेल और सही जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। आइए लौटते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज हमारी दोस्तों छठी क्लास है। अब तक हमने तकरीबन 40 के आसपास रूल्स डिस्कस कर लिए थे। आज रूल नंबर 41 से हमें स्टार्ट करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है और आप सभी को इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बेशक आप चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठने जा रहे हैं, या फिर इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी नहीं हैं, एस्पिरेंट नहीं हैं, फिर भी आपको अपनी डे टू डे ऑफिस लाइफ में दोस्तों इन रूल्स को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप जब कभी अपने ऑफिस वर्क में इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे मिस्टेक हो जाती हैं। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही मिस्टेक होती हैं दोस्तों अक्सर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन रूल्स को अच्छी तरीके से सुने ध्यान से। तो दोस्तों, आज का जो पहला नियम हमें डिस्कस करना है वो कहता है कि जब कभी आप विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट या लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इन कुछ शब्दों को इस्तेमाल करते हो और इसके साथ में बात करें तो एकम्पनीड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, गवर्नड बाई, कंट्रोल्ड बाई, इन शब्दों को जब कभी दोस्तों आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो और इन शब्दों के पहले एक सब्जेक्ट हो, इन शब्दों के बाद में एक सब्जेक्ट हो। ठीक है? एक सब्जेक्ट इन वर्ड से पहले लगा हुआ है, एक सब्जेक्ट इन वर्ड्स के बाद में लगा हुआ है। तो सेंटेंस में जो मेन वर्ब आएगी दोस्तों वो किसके हिसाब से आनी चाहिए सर? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार या सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार? तो इस कंफ्यूजन को दोस्तों आप दूर कर लीजिए। जब कभी ये वर्ड्स आपको मिलें जैसे विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, ठीक है, फॉलोड बाई, गाइडेड बाई, रन बाई, इन शब्दों का जब कभी आपको दोस्तों सेंटेंस में इस्तेमाल मिले तो हमेशा वर्ब जो आएगी वो पहला जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, फर्स्ट सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे द क्रिमिनल along with his followers, the criminal along with his followers
was arrested। एक कोई मुजरिम था, वो अपने चेलों के साथ, अपने जो शागिर्द थे उनके साथ में अरेस्ट कर लिया गया। कर लिए गए नहीं कहते हो आप, कर लिया गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपको यहां पर आपको अलोंग विद या टुगेदर विद, गाइडेड बाई, फॉलोड बाई, एंड नॉट, इन शब्दों का जब कभी आपको इस तरीके से इस्तेमाल मिले और उनके पहले भी एक सब्जेक्ट है, उनके बाद में भी एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 1 है, ठीक है। तो जब कभी इस तरीके से यूज मिले कि एक सब्जेक्ट इन वर्ड्स से पहले है, एक सब्जेक्ट इन वर्ड्स के बाद में है, तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। दी क्रिमिनल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने वाज का इस्तेमाल किया। अगर उल्टा कर देते, दी फॉलोवर्स अलोंग विद द क्रिमिनल वर अरेस्टेड, क्योंकि तब फॉलोवर्स स्टार्टिंग में आ जाता। तो इन वाले में केसेस में आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्ब का इस्तेमाल होगा। द वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मोहन टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, मोहन अपने माता पिता के साथ हैज गॉन टू द फंक्शन, फंक्शन में गया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मोहन टुगेदर विद यानी कि साथ में, किसके? अपने पेरेंट्स के साथ में, पहला सब्जेक्ट, ये पेरेंट्स दूसरा सब्जेक्ट। तो वर्ब जो आएगी दोस्तों, वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट से एग्री होनी चाहिए, तो इसलिए आपने सिंगुलर वर्ब लगाई है। अगर पेरेंट्स लगा देते, दी पेरेंट्स अलोंग विद मोहन, हिज पेरेंट्स अलोंग विद मोहन हैव गॉन टू द फंक्शन, ठीक है। पेरेंट्स अगर पहले आ जाएगा तो फिर प्लूरल लग जाएगी। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 42, 42nd रूल क्या कहता है दोस्तों? अगर आप दो सब्जेक्ट्स को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनकी मदद से जोड़ते हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप अगर ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अब तक के डिस्कस किए हुआ कोई रूल आपको याद रहे ना रहे, ये वाला जरूर याद रख लेना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये वाला रूल इतना ज्यादा गारंटीड एग्जाम में आता है कि एसएससी के कंडक्ट किए हुए जो एग्जाम्स है ना एक कैलेंडर ईयर में, उनमें से किसी ना किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन आएगा, और इसी वाले का ही आ जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। साल में एसएससी कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है दोस्तों, किसी ना किसी में यही वाला एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है आपके लिए, ठीक है। तो अब दोस्तों रूल को ध्यान से सुनिए, अगर आपको सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर की मदद से दो सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट वो इनकी मदद से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ब कौन से वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी? तो दोस्तों नियम को ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो की मदद से जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है, बाद वाला, द सक्सीडिंग वन, जो बाद में सब्जेक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्ब इस्तेमाल होगी, राइट। पहले पिछले एग्जाम्पल में विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, गाइडेड बाई, रन बाई, फॉलोड बाई, उनमें आपने सीखा था कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। यहां पर उल्टा, सेकेंड सब्जेक्ट जो होगा, बाद वाला सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे नाइदर द टीचर या नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स
डैश प्रेजेंट देयर। एक बात कही जा रही है कि वहां पर ना तो प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स मौजूद थे। ठीक है, अब दोस्तों बताइए, नाइदर द प्रिंसिपल ये पहला सब्जेक्ट, नॉर द टीचर्स, टीचर्स सेकंड सब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक वचन सिंगुलर, टीचर्स प्लूरल बहुवचन, तो किसके अकॉर्डिंग लगा दें, यहां पर वाज लगा दें या वर लगा दें? नियम कहता है सर नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनकी मदद से अगर दो सब्जेक्ट आपने जोड़ दिए हैं तो वर्ब मस्ट एग्री विद द लेटर सब्जेक्ट, विद द सक्सीडिंग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बाद में आया है उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो बाद वाला सब्जेक्ट कैसा है सर, हमारा प्लूरल है सर, तो वर्ब कैसी ले लेंगे, प्लूरल ले लेंगे, वर का इस्तेमाल होगा। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट देयर। दूसरा बात करें, आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स वर प्रेजेंट देयर, कि या तो वहां पर प्रिंसिपल मौजूद था या फिर टीचर्स मौजूद थे। आप ये नहीं कहते हो कि था, क्यों? क्योंकि टीचर्स बाद में आया इसलिए थे का इस्तेमाल होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात कर लें कि ना केवल प्रिंसिपल बल्कि टीचर्स भी वहां मौजूद थे। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वर प्रेजेंट देयर। हर सिचुएशन में दोस्तों इन तीनों में ही क्या होगा कि जो सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, जो सब्जेक्ट आप बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज किया जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल मैं सिखा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉट ओनली द टीचर्स, सॉरी नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो the teachers were present there, were present there। not only ना केवल प्रिंसिपल बट ऑल्सो बल्कि द टीचर्स, टीचर्स भी वर प्रेजेंट देयर वहां पर मौजूद थे। अच्छा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए सर, ये सेंटेंस तो ठीक है, इसको उल्टा कर दें सर, नॉट ओनली द टीचर्स, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, कि ना केवल अध्यापक बल्कि प्रिंसिपल साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो अब क्योंकि सर बाद में प्रिंसिपल आ रहा है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर अब वाज लगेगा, वाज प्रेजेंट देयर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इनका जब भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपको हमेशा वर्ब को किस तरीके से सेट करना है ताकि वो सेकंड यानी कि बाद में आने वाले सब्जेक्ट के साथ में तालमेल कर पाए। ओके, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 43 नियम क्या कहता है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन का। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस भी अक्सर आपको डेली यूज की इंग्लिश में देखने को मिल जाती हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। हु, विच या दैट, ये शब्द जो सेंटेंस में कहीं पर इस्तेमाल होते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में आते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एक नाउन या प्रोनाउन होगी और उनके बीच में हु, विच या दैट का इस्तेमाल होगा, और ये हु, विच या दैट जो है उस रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी यहां पर आगे आपको देंगे। एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। देखिए, उससे पहले ये जान लीजिए कि जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन आप किसी सेंटेंस में दोस्तों इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आ रही है वो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर एंड पर्सन सेट होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। जैसे देखिएगा, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर, कि जो लड़की वहां खेल रही है वो क्या है, वो मेरी बेटी है। द गर्ल हु इज प्लेइंग। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये इस नाउन के बारे में, ये जो नाउन है इस नाउन के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। द गर्ल
हु इज प्लेइंग, वो लड़की जो खेल रही है। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हु इज प्लेइंग, ये इस गर्ल के बारे में तो एडिशनल जानकारी दे रहा है कि वो लड़की जो खेल रही है। द गर्ल हु इज सिटिंग, वो लड़की जो बैठी हुई है। द गर्ल विद द गोल्डन हेयर, वो लड़की जिसके सुनहरे बाल हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दोस्तों, ये कुछ एडिशनल जानकारी इस नाउन के बारे में दे रहा है। यहां पे नाउन भी हो सकती है, यहां पर कोई प्रोनाउन भी हो सकती थी, ठीक है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक शब्द ऐसा होता है जो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अटैच करता है इस नाउन या प्रोनाउन के साथ में। ये हु होता, यहां पर दैट होता, विच होता, ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस नाउन के साथ में जोड़ रहे हैं, राइट। तो दोस्तों आपके लिए नियम अब ये कहता है कि जब कभी आप रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आपने यूज करी है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का इस्तेमाल होगा, राइट। अगर मैं कहूं कि द गर्ल हु इज प्लेइंग, एक लड़की जो खेल रही है वो मेरी बेटी है, हु इज प्लेइंग, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी ये इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर इसको चेंज करें, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग, कि वो लड़कियां जो खेल रही हैं, आर माई सिस्टर्स, मेरी बहनें हैं, आर माई सिस्टर्स। तो देखिएगा दोस्तों फिर से रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। मेन नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब एडजस्ट होगी। यहां पर अगर आपको नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर मिल रही है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल मिल रही है तो वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो मेन नाउन या प्रोनाउन आपने इस्तेमाल करी है उसके बाद में अगर ऑल्सो का भी इस्तेमाल हो जाए, सर तब क्या होगा। दोस्तों अगर आपने एक नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करी और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन है और उनके बीच में आपने ऑल्सो का इस्तेमाल कर लिया, तब वर्ब किस तरीके से इस्तेमाल होगी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे those students also serve the nation who work hard। अब देखिए दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन आपको कहां पर दिख रही है सर, यहां दिख रही है सर, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आ रही है सर, वर्ब यहां पर आ रही है सर। तो वर्ब सर आपने अभी बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाली नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले कौन सी नाउन है, नेशन, राष्ट्र, ये तो सिंगुलर है सर। तो सिंगुलर के लिए यहां पर तो सर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, तो वर्क्स लगना चाहिए था, लेकिन आपने तो सर वर्क लगाया है, प्लूरल नाउन लिए। क्यों, क्योंकि सुनिए सेंटेंस में ऑल्सो का इस्तेमाल हो गया है। जब कभी सेंटेंस में आपको ऑल्सो का इस्तेमाल मिले तो यह ध्यान कीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कितनी नाउन्स हैं। सर एक नाउन ये है, नाउन 1, और एक नाउन ये है, नाउन 2। अगर ऑल्सो का इस्तेमाल मिले और रिलेटिव प्रोनाउन भी है तब यह जांच कीजिए पहले कि सेंटेंस में नाउन आ कितनी रही हैं। सर 2 नाउन आ रही हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, जो असल नाउन है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके बारे में बता रहा है, जो कठिन परिश्रम करते हैं, वो बच्चे भी देश की सेवा करते हैं जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं। मेहनत से पढ़ाई करना भी एक तरह की देश सेवा है। तो ये जो वर्क हार्ड है ये दोस्तों नेशन के लिए नहीं लगा है। आपको इतना तो समझ में आ गया कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है कुछ ना कुछ जानकारी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में दिलवाता है। तो क्या ये जो जानकारी है वर्क हार्ड ये नेशन के बारे में बताया जा रहा है, नहीं सर,
ये इन विद्यार्थियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो विद्यार्थी जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं वो भी देश की सेवा ही कर रहे हैं। तो ये जो जानकारी है ये दोस्तों इन स्टूडेंट्स के बारे में बताई जा रही है, इसीलिए जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी इन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगी। अगर स्टूडेंट्स की जगह पर सिंगुलर होता दी स्टूडेंट तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर आती, वर्क्स आ जाता, राइट। अब क्योंकि यहां पर हमने प्लूरल लिया है, स्टूडेंट्स लिया है, तो इसलिए वर्ब भी कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे सर। फंडा समझ में आया कि जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन में अदरवाइज क्या होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती थी। अब इसमें एक्सेप्शन ये समझ लीजिए कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में ऑल्सो का इस्तेमाल भी हो गया तो क्या देखना है कि सेंटेंस में नाउन कितनी है, और ना फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, जो असल है, जो असल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी, राइट। चलिए अब बात करते हैं आगे, रूल नंबर 44th रूल हमारे लिए दोस्तों क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाए, कैसे, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, और उसके बाद में आपको प्लूरल नाउन या दे दी जाए या प्लूरल प्रोनाउन दे दी जाए, और क्या दे दिया जाए, एक रिलेटिव प्रोनाउन दे दी जाए, तो इस तरह का अगर सेंटेंस बन जाता है तो वर्ब कैसी इस्तेमाल होगी, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल हुई है उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मोहन, इसके बजाय आप इस तरीके से ले लीजिए, स्ट्रक्चर क्या कहता है, वन ऑफ दी, ये चीज मिले, प्लस प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन, प्लस प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको दोस्तों मिलता है तो तब आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है वो जानना है इस नियम में। समझिएगा ध्यान से कि वन ऑफ द हो, प्लस प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन मिले, और उसके बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए। रिलेटिव प्रोनाउन में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, हु, विच या दैट, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए जैसे विनय अवॉर्डेड, इस तरीके से अगर सेंटेंस है, विनय इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विनय स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स में से एक है जिनको क्या किया गया है, जिनको पुरस्कार दिया गया है, बीन अवॉर्डेड। अब आप तो दोस्तों ये सोचिए कि यहां पर सिंगुलर वर्ब लगाएं, हु हैज बीन अवॉर्डेड लिखा जाए या हु हैव बीन अवॉर्डेड लिखा जाए, सोचिए। तो नियम ये कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, वन ऑफ दी, उसके साथ में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, वन ऑफ दी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन मिल गई सर, और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन हु मिल गया सर, रिलेटिव प्रोनाउन भी मिल गया, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों वर्ब कैसी आएगी, वर्ब हमेशा दोस्तों प्लूरल ही आएगी इन सेंटेंसेस में। तो जो स्टूडेंट्स है प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल की है आपने, उसके अकॉर्डिंग आएगी हु हैव बीन अवॉर्डेड। कभी भी ये मत सोचना कि सर वन का इस्तेमाल हुआ है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लगा दें, क्या नहीं, सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब लगेगी। विनय इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, भाई क्योंकि ध्यान से अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कई सारे बच्चों को पुरस्कार मिला, और जितने बच्चों को पुरस्कार मिला उनमें से एक विनय है।
तो अब क्योंकि पुरस्कार कई सारे बच्चों को मिला है, तो इसलिए आपको यह कहना पड़ेगा कि कई सारे बच्चे हु हैव बीन अवार्डेड, जितने बच्चों को भी पुरस्कार मिला, जितने बच्चों को भी इनाम मिला, उनमें से विनय एक है। विनय इज वन ऑफ देम, राइट। तो इसीलिए ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, राइट। वन की तरफ मत देख लेना या विनय की तरफ मत देख लेना। विनय इन्हीं में से एक है और इन सारों को ही पुरस्कार मिला है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू द प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस, राइट। चलिए, ये वन ऑफ द का जो इस्तेमाल होता है ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। ओके, अब दोस्तों देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो क्या कि अगर आप कोई ऐसी कहावत है जिसमें एरिथमेटिक सम आ रहा है, यानी कि संख्याओं का जोड़ आ रहा है, तो वहां पर सर कैसी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा? सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे? जैसे आपने सुनी होगी कहावत, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 डैश 4, 2 and 2 डैश 4। अब यहां पर मेक्स लिख दूं या मेक लिखूं, सिंगुलर वर्ब लूं या प्लूरल वर्ब लूं? तो दोस्तों नियम क्या है? इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से यहां पर दोनों ही सही हैं। आप सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं, और दोनों ग्रामेटिकली ठीक हैं। लेकिन सर चॉइस करनी हो तब क्या करें? चॉइस अगर आपको दोस्तों करनी है तो ज्यादा प्रचलन में सिंगुलर है। 2 and 2 मेक्स 4। थोड़ा अजीब है लेकिन यही सही है कि जब कभी इस तरीके से आपको अरिथमेटिक सम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, जोड़ सेंटेंस में दिखाना है, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे। हालांकि प्लूरल इस्तेमाल कर दिया तो भी गलत नहीं है, लेकिन आम बोलचाल में सिंगुलर का इस्तेमाल ही ज्यादा होता है और इसी को ही ज्यादा एप्रोप्रिएट माना गया है। तो इसीलिए 2 and 2 मेक्स 4, इस तरीके के सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हो। और क्या इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे 5 + 5 इज 10 मत कहिएगा, 5 + 5 आर 10। 5 + 5 इज और आर दोनों ही ठीक हैं, लेकिन अगर आप इज लगाते हैं तो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। सिंगुलर ज्यादा सही माना गया है, हालांकि प्लूरल भी गलत नहीं है, प्लूरल भी सही होता है, लेकिन आपको प्रेफरेंस सिंगुलर वर्ब को ही देनी चाहिए, राइट। किसी सेंटेंस में अगर एरर ढूंढने के लिए आ जाए दोस्तों, तो अगर प्लूरल भी इस्तेमाल किया है तो वो एरर नहीं है, वो गलत नहीं है, वो ठीक है। हाँ, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए तो प्लूरल को हटा करके सिंगुलर कर दीजिएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट मांगा गया है वहां पर आपसे, राइट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला नियम, अगले नियम की बात कर लें। 46 नियम हमारे लिए क्या कहता है? कुछ वर्ड्स दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं कि वो हमेशा उस रूप में ही रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे आप फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं कहते हो। फर्नीचर अपने आप में ही वो पूरा एक अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। बेसिकली क्या है कि जो प्लूरल बनते हैं वो उन नाउन्स के बनते हैं जो काउंटेबल होती हैं। फर्नीचर जो है वो जितना भी सामान है उस पूरे को मिलाकर के ही फर्नीचर कहा जाता है, बेशक उसमें एक आइटम है चाहे 10 आइटम हो। 4 सोफे, 5 टेबल, 10 कुर्सियां, 15 मेज, सब कुछ मिलाकर के वो फर्नीचर कहलाएगा। और उसके सामने अगर केवल एक ही टेबल है उसे भी फर्नीचर ही कहा जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं दोस्तों जिनके आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, न्यूज हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया। इस तरीके के और क्या क्या शब्द हो सकते हैं, जैसे एडवाइस हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, सामान, लगेजेस नहीं कहते हो कभी भी, बैगेजेस नहीं कहते हो, इंफॉर्मेशंस नहीं कहते हो, आप फर्नीचर्स नहीं कहते हो, न्यूजेस नहीं कहते हो, न्यूज ही रहता है। तो इस तरीके के जितने भी शब्द हैं दोस्तों ये हमेशा अनकाउंटेबल, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी हमेशा कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। जैसे द फर्नीचर हैज गॉन ओल्ड, कि फर्नीचर अब पुराना हो चुका है। द फर्नीचर हैज बिकम ओल्ड, ये नहीं कहते हो द फर्नीचर हैव बिकम ओल्ड, ये गलत हो जाएगा। द न्यूज इज ट्रू,
कि ये जो खबर है वो सत्य है। न्यूज आर ट्रू कभी नहीं कहते हो। आप ये सोचने लगो सर न्यूज में तो लास्ट में सर एस आ रहा है तो इसके साथ में आर लगा दें क्या? नहीं सर, आर गलत हो जाएगा। द न्यूज इज ट्रू, न्यूज के साथ में इज ही लगता है। और कभी भी इसके आगे सर ईएस मत लगा देना, ईएस तो होता ही नहीं है, न्यूज एस नाम की कोई चीज ही नहीं है, न्यूज ही होता है और ये इसका प्लूरल नहीं बनता है सर, ठीक है। हाँ, इसमें आप एक चीज जरूर कर सकते हो, ए पीस ऑफ न्यूज, कि खबर का एक अंश, पीसेस ऑफ न्यूज, खबरों के अंश, तो उस तरीके से आप प्लूरल बना सकते हो। लेकिन न्यूज जो खुद एक शब्द है उसका आप प्लूरल नहीं बनाते हो, न्यूजेस नहीं करते हो, फर्नीचर्स नहीं कहते हो, या इंफॉर्मेशंस नहीं कहते हो, एडवाइसेस नहीं कहते हो। सलाह एडवाइस ही कहा जाएगा, एडवाइसेस नहीं बनता है। ही हैज लेफ्ट ऑल हिज लगेज, वो अपना सारा सामान छोड़ गया। वो सामान में चाहे 15 आइटम हो, आप लगेजेस नहीं कहते हो, आप उसका केवल लगेज ही कहोगे। ही हैज फॉरगॉटन हिज लगेज इज लाइंग एट द एयरपोर्ट, उसका सामान एयरपोर्ट पे पड़ा हुआ है। अब वो बेशक कितना भी सामान हो, हिज लगेज इज लाइंग ही बोला जाएगा, लगेजेस आर लाइंग नहीं बोला जाएगा। इसी तरीके से बैगेज, घर बार, सारा घर बार, घर का जो जितना सामान होता है उसे बैगेज कहा जाता है। तो दैट इज ऑल्सो ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। और उसके साथ में वर्ब भी कैसी आती है दोस्तों, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से नॉलेज, ज्ञान, ये भी हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाएगा। हिज नॉलेज इज नॉट क्वेश्चनेबल, उसका जो ज्ञान है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। हिज नॉलेज आर क्वेश्चनेबल नहीं कहोगे, हिज नॉलेज इज नॉट क्वेश्चनेबल, कि उस पर आप सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते। इसी तरीके से डर्ट, धूल, डर्ट्स नहीं होता है, डर्ट कहा जाता है, कि जितनी भी धूल मिट्टी है अनकाउंटेबल है दोस्तों, राइट। इसी तरीके से और क्या कह सकते हो, जैसे म्यूजिक, म्यूजिक्स नहीं कहते हो, म्यूजिक का ही इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो म्यूजिक भी अपने आप में क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। और इनके साथ में वर्ब भी आप हमेशा कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नियम की बात कर रहे हैं, रूल नंबर 47वां नियम क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद में कुछ ऐसी नाउन्स आती हैं दोस्तों जिनके बाद में एस आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में उनमें क्या मिलता है, आपको एस देखने को मिलता है। लेकिन उस एस को देख करके आप ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि सर ये प्लूरल है। जैसे कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, जैसे मीजल्स, मीजल्स बीमारी का नाम है सर, तो लेकिन प्लूरल नहीं है। इसी तरीके से मम्प्स, मम्प्स लोगों के गले में इन्फेक्शन हो जाता है, मम्प्स बोलते हैं, लास्ट में एस लगा हुआ है। लेकिन ये मत सोचना कि सर इसका मतलब क्या कई सारी ग्रंथियां लटक जाती, नहीं नहीं नहीं, बीमारी का नाम है, सिंगुलर ही है, मीजल्स या मम्प्स। इसी तरीके से दोस्तों कुछ खेल होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स, राइट, चेस, तो लास्ट में एस आ रहा है, पर ये मत सोच लेगा सर प्लूरल है। इसी तरीके से कुछ देश हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो देशों के नाम हैं लेकिन सिंगुलर ही माने जाएंगे। द वेस्ट इंडीज सिंगुलर माना जाएगा। इसी तरीके से द नीदरलैंड्स, ठीक है, हॉलैंड का दूसरा नाम है द नीदरलैंड्स, तो ये भी क्या है दोस्तों, सिंगुलर ही है। तो इस तरह के कुछ देश हैं जिनके नामों के आगे क्या लगा हुआ था, एस लगा होता है, लेकिन माना क्या जाएगा, सिंगुलर ही उनको माना जाता है। इसी तरीके से कुछ किताबें हैं, जैसे द अरेबियन नाइट्स, तो ये मत कह देना द अरेबियन नाइट्स आर गुड बुक, भैया किताब का नाम है तो किताब तो एक ही है, वो द अरेबियन नाइट्स। हाँ, उसकी प्रतियां बहुत सारी छप गई होंगी, लेकिन किताब को सिंगुलर माना जाएगा। द अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक, वो पर्टिकुलर एक किताब की बात करी जा रही है। अगर आप ये कहें कि भाई मेरे पास 10 किताबें हैं, आई हैव 10 कॉपीज ऑफ द अरेबियन नाइट्स, 10 कॉपीज, अरेबियन नाइट्स एक किताब अपने आप में जब बात करी जाएगी, द अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक, या द अरेबियन नाइट्स वाज रिटन बाय सो एंड सो राइटर, ठीक है। तो जब कभी किताब का नाम लिया जाएगा तो उसमें बेशक एस लगा हुआ है, बट इट विल बी कंसीडर्ड एज सिंगुलर ओनली, उसको आप सिंगुलर ही मानेंगे, राइट। अरेबियन नाइट्स हो गया, और ऐसी कोई किताब हो सकती है जैसे टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर, इसी तरीके से द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। ये जो सारी किताबें हैं दोस्तों, इनके नाम में बेशक लास्ट में एस लगा हुआ हो, बट यू विल कंसीडर देम एज सिंगुलर। और क्या हो सकता है सर, विषयों के नाम होते हैं कई सारे, जैसे बहुत फेमस है फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट तो हम भूल ही रहे हैं, मैथमेटिक्स,
तो जितने भी दोस्तों ऐसे विषय हैं जिनके लास्ट में आप एस देखते हैं, उनको देख करके ये मत सोचिएगा कि सर ये प्लूरल है। भैया विषय का नाम है, सिंगुलर ही है, राइट। तो क्या क्या हो गए, डिसीजेस के नाम हो गए, बीमारियों के नाम, उनमें भी एस लगा हुआ मिलता है बट वो सिंगुलर मानी जाएंगी। और गेम्स के नाम हो गए, उनमें भी आपको एस मिल जाता है लेकिन वो सिंगुलर माने जाएंगे। कंट्रीज के नेम हैं, उनमें आपको एस मिलता है लेकिन वो भी सिंगुलर माने जाएंगे। बुक्स के नाम हैं, उनमें भी कई बार आपको लास्ट में एस मिलता है लेकिन वो भी सिंगुलर मानी जाएंगी। और लास्ट है विषय, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स, उनमें भी आपको कई बार एस मिलता है बट उनको भी आप सिंगुलर ही मानते हैं। और इनके साथ में वर्ब भी कैसी आती है दोस्तों, फिर सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे मीजल्स इज ए डेंजरस डिसीज, मीजल्स एक खतरनाक बीमारी है। एड्स इज अ फैटल डिसीज, एड्स एक लाइलाज बीमारी है। ओके, इसी तरीके से गेम्स की बात करें, बिलियर्ड्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, बिलियर्ड्स उसका पसंदीदा खेल है। बिलियर्ड्स इज प्लेड इन 100+ कंट्रीज, बिलियर्ड्स 100 से ज्यादा देशों में खेला जाता है, सिंगुलर की बात हो रही है। ओके, इसी तरीके से कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स एक पावरफुल कंट्री है। स्टेट्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है लास्ट में, आर का इस्तेमाल मत कर दें दोस्तों, देश का नाम है, सिंगुलर माना जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री। इसी तरीके से किताबें, बुक्स, द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, अरेबियन नाइट्स एक इंटरेस्टिंग किताब है। ओके, इसी तरीके से सब्जेक्ट्स की बात करें, फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिविक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, में बुरा मत मानना जिन बच्चों का पसंदीदा हो, अगर किसी का ना पसंद हो तो वो कह सकता है सिविक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, राइट। वैसे अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी ये चीज़ें, ये कैटेगरी में चीज़ें आ रही हैं, उनके नाम के आगे एस लगा हुआ होता है लेकिन वो सिंगुलर होती हैं और उनको आप विद सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करते हो। हाँ, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे किसी देश का नाम, अगर आप देशों के नाम में भी क्या होता है दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे देश हैं जिनके नाम में एस नहीं आता है लास्ट में, जैसे इंडिया, बट उसे भी सिंगुलर ही माना जाएगा। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, इंडिया एक पुराना, बहुत पुराना देश है। चाइना इज ए पावरफुल कंट्री, चाइना एक ताकतवर देश है। पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान एक गरीब देश है। या बांग्लादेश इज अ पुअर कंट्री, बांग्लादेश एक गरीब देश है। तो नाम के बाद में बेशक एस नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो भी सिंगुलर ही माने जाएंगे। अच्छा, देशों के नाम को अगर आप किसी खेल की टीम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, कोई खेल हुआ, गेम हुआ, उसमें उस देश की टीम के लिए कहा जा रहा है उस देश के नाम के जरिए, तो वहां पर दोस्तों वो प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया हैव वन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का वर्ल्ड कप जीत लिया, तो ऑस्ट्रेलिया हैज वन नहीं कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हैव वन द वर्ल्ड कप। या ऑस्ट्रेलिया हैव बीटन द वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम को हराया। तो जो खेल की टीम है अगर उसके लिए बात की जा रही है दोस्तों, तो वहां पर ये प्लूरल के रूप में यूज किए जाएंगे। इंडिया हैव बीटन श्रीलंका इन द फाइनल ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप, भारत की टीम ने श्रीलंका की टीम को हराया, इंडिया हैव बीटन, ठीक है, वहां पर प्लूरल इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो इस एक्सेप्शन को दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा कि जब कभी किसी खेल की टीम के बारे में देश के नाम के जरिए बात की जाती है तो वहां पर आप देश को क्या मानते हो, प्लूरल मान लेते हो। ओके, इसी तरीके से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है दोस्तों, वेजेस। अब हम कुछ इंडिविजुअल वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। वेजेस, वेजेस एक शब्द है जिसके दोस्तों दो अर्थ निकलते हैं। बाइबल जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, बड़ी पवित्र किताब है, द ग्रेट बाइबल, तो उसमें वेजेस जो शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ दिया गया है कि आपके जो काम है, आपके जो कर्म है, उनका नतीजा, ठीक है, उनका नतीजा। तो वहां पर दोस्तों इसको क्या माना गया है, इसको सिंगुलर माना गया है। द वेजेस, एक सेंटेंस है, द वेजेस ऑफ सिन, डेथ,
कि पाप अगर आप करते हैं तो उसका उसकी वेजेस यानी उसका नतीजा, यहां पर वेजेस का अर्थ निकाला गया है नतीजा, फल, परिणाम, और उसको सिंगुलर माना गया है दोस्तों। और उसके लिए फिर वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ये बकायदा बाइबल में सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, हो रखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। कि पाप अगर आप करते हैं, गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उसका नतीजा, उसका फल, उसका परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगी, इज डेथ। ठीक है। इसके साथ साथ एक दूसरा अर्थ भी निकलता है जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, वेजेस, यानी कि मेहनताना, मजदूरी, दिहाड़ी, जो आप काम करते हैं उसके बदले में जो आपको पारितोषिक, आपको जो उसका मेहनताना मिलती है, उसकी मजदूरी मिलती है। तो वहां पर वेजेस क्या होता है दोस्तों, वहां पर प्लूरल हो जाता है। ठीक है। हिज वेजेस आर वेरी लो, या द लेबरर्स आर पेड वेरी लो वेजेस, उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। राइट। तो दो अर्थ होते हैं, ये वाला अर्थ सिंगुलर होता है दोस्तों, और जो नॉर्मल आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है वो प्लूरल यूज इस्तेमाल होता है, वेजेस, तनख्वाह, मेहनताना मजदूरी। राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 48, 49, एक और नियम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुछ शब्द होते हैं जैसे जो कलेक्टिव नाउन्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे जूरी, ठीक है, कमिटी, आर्मी, ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट हो सकता है, आर्मी हो सकता है, असेंबली हो सकता है, फैमिली हो सकता है, क्राउड हो सकता है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स की जो बातें हैं, ये दोस्तों इसमें भी एक आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि कलेक्टिव नाउन्स जब कभी इस्तेमाल होंगी तो इनको सिंगुलर माना गया है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, सिंगुलर माना गया और इनके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। द जूरी इज ऑफ वन माइंड, द क्राउड इज मूविंग टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट पैलेस। जैसे अभी श्रीलंका में दंगे, वो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, तो भीड़ की भीड़ जो है राष्ट्रपति के घर की तरफ जा रही थी। द क्राउड इज मूविंग टुवर्ड्स, क्राउड मूव कर रही है, उसको सिंगुलर माना गया। द मॉब इज थ्रोइंग स्टोन्स, कि जो गिरोह है वो पत्थर फेंक रहा है, भीड़ पत्थर फेंक रही है। राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं दोस्तों, इनको सिंगुलर माना गया, इनके साथ में वर्ब भी कैसी इस्तेमाल होती है, सिंगुलर इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन्स आपको डिवाइडेड ओपिनियन दिखा रहे हैं कि वो सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, तब इसको फिर दोस्तों प्लूरल मानेंगे, और इसके साथ में वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। जैसे द जूरी इज ऑफ वन माइंड, भाई जो खंडपीठ है, न्यायाधीशों की खंडपीठ है, उन सबका एक ही मत है, तो आप कहते हो द जूरी इज ऑफ वन माइंड, एक। अगर ऐसा हो कि जी खंडपीठ में सबके अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग विचारधारा है, द जूरी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ओपिनियंस, जैसे ही सबकी अलग अलग विचारधारा हुई वैसे ही वर्ब भी प्लूरल लग जाएगी। समझे। तो जब कभी कलेक्टिव नाउन एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही तरफ उनका प्रयास जा रहा है, वो सब एक ही दिशा में बात कर रहे हैं, एक ही दिशा में सोच रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब लीजिएगा, उसको सिंगुलर मान लीजिएगा। और अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा जा रही है, अलग अलग वो बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में दोस्तों फिर प्लूरल वर्ब लीजिएगा, और प्लूरल ही आप उस सब्जेक्ट को मानेंगे। ओके। तो दोस्तों यहां पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और क्लास समाप्त करने से पहले जो आज का जीएस का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आज दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि भारत में अभी रिसेंटली पहली कॉमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी की घोषणा हुई है। आपको यह बताना था कि यह ऑब्जर्वेटरी किस प्रदेश में स्थापित की जाने वाली है। ऑप्शंस थे आपके सामने चार, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। भारत की पहली कॉमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, दोस्तों कॉमर्शियल है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि ये केवल रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ये कॉमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल होगी। जो कोई कंपनी, जो कोई प्राइवेट संस्था इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए स्पेस का डाटा लेना चाहे और बदले में पैसे देना चाहे, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत सरकार का ये एक नया इनिशिएटिव है कि भारत सरकार ने कॉमर्शियल स्पेस लैबोरेटरी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है कि भैया जिस किसी व्यक्ति के पास या जिस किसी संस्था के पास एक्सपर्टीज है, उनके पास साइंटिस्ट्स हैं और वो
कॉमर्शियल तौर पर अपनी ऑब्जर्वेटरी लगा करके स्पेस की जानकारी इकट्ठी करेंगे और जिस किसी को चाहिए उसको वो पैसे लेकर के दे सकते हैं, कॉमर्शियल इस्तेमाल में दे सकते हैं। तो इसकी परमिशन अब गवर्नमेंट ने दे दी है। तो इसी जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जाने वाली है। दोस्तों उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड का गढ़वाल डिवीजन है, गढ़वाल जिला है, वहां पर यह ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। और साथ ही साथ बता दूं कि दिगांत्रा नाम की एक स्टार्टअप कंपनी है, दिगांत्रा, ओके, यह उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में स्थापित की जाएगी। और इसको स्थापित कौन सी कंपनी कर रही है? भारत सरकार नहीं कर रही है, भारत सरकार ने केवल परमिशन दी है कि जी जो कोई स्थापित करना चाहे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी सामने आई है? दिगांत्रा। यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि कौन सेटअप कर रहा है पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी भारत में। दिगांत्रा स्टार्टअप है, वो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। और इस कंपनी का पूरा नाम है दिगांत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। दिगांत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कहां पर इस कंपनी का हेडक्वार्टर दोस्तों जलंधर पंजाब में है। ये पंजाब की कंपनी है और इस कंपनी ने पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने का जिम्मा उठाया है। उम्मीद है दोस्तों कि ये ऑब्जर्वेटरी, इसका जो टारगेट वैसे बताया जा रहा है 2025 का दिया जा रहा है कि 2025 तक ये ऑब्जर्वेटरी रेडी टू यूज हो जाएगी। और इससे जो कोई व्यक्ति या जो कोई संस्था स्पेस की जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अभी क्या होता है कि इसरो, जो हमारी देश की मतलब एपेक्स बॉडी है स्पेस रिसर्च में, वो जानकारी आमतौर पर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, वो गवर्नमेंट को ही देते हैं। ये जो कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये आम किसी भी व्यक्ति को स्पेस की जानकारी मुहैया करवा सकती है, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों जानकारी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी इस मुहिम में कि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश, ग्रामर और जीएस की निशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके, इस मुहिम में हमारा दोस्तों साथ दीजिएगा। इसी संदेश के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।